हेलो यार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं वापस आ चुका हूँ ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम अंश है और आज अपन इस वीडियो में काफी 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 इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा यार, इंटरमीडिएट के सिलेबस में पेपर नंबर 2 आता है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। और मैं जानता हूँ काफी काफी सारे बच्चों का, मेजर बच्चों का काफी ज्यादा डर रहता है कि भाई कैसे निकाला जाएगा इस पेपर को, क्योंकि ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बहुत 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 छोटा पार्ट है जो प्रैक्टिकल आता है इसके अंदर, बाकी पूरा थ्योरेटिकल है। तो यार बहुत बच्चे डर जाते हैं कि भाई कैसे हो जाएगा। ये बार में इनकम टैक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाता है, जीएसटी पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। उनको पढ़ने के लिए थ्योरी पढ़नी पड़ती है, बट समझ आ जाता है तो प्रैक्टिकली अप्लाई हो जाती है सारी चीजें। बट लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि साले यार यहाँ पे क्या करा जाए, यहाँ पे सब कुछ रट के जाना पड़ेगा। मतलब ग्रुप 2 में ऑडिट और ग्रुप 1 में लॉ, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मतलब बहुत लाइक डरावने लगते हैं, जिनको जिनको थ्योरी सब्जेक्ट से डर लगता है जिन बच्चों का ना। जैसे मैं हूँ, मेरे को थोड़ा काइंड ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट से इतना डर नहीं लगता है, मैं थोड़ा कर लेता हूँ, मतलब मैनेज हो जाता है मेरे से, है ना। तो ओवरऑल आज अपन इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कैसे करा जाएगा। और बहुत सारे बच्चों को तो फाउंडेशन से डर बैठ जाता है कि भाई कैसे होगा, और जो बच्चे निकाल भी लेते हैं फाउंडेशन, उनको बैठा ही रहता है कि भाई कैसे करेंगे लोग। तो यार अपन इस वीडियो में पूरा मैं गाइडेंस देने वाला हूँ। मतलब मैंने कैसे लॉ को प्रिपेयर करा था, मैंने कैसे मतलब क्या क्या चीजें सोच रखी थी, मैंने कितने एमटीपीज कितने आरटीपीज वगैरह क्या क्या मैंने करा, वो सब इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो यार इस वीडियो को काफी मैं रॉ रखने वाला हूँ, मतलब मेरे को सोच नहीं लगा कि मैं क्या क्या पॉइंट्स पे बोलने वाला हूँ। बस जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है ना, मैं बस बकता जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ना मतलब ऐसे नॉर्मली क्या होता है, मैं जब भी कोई वीडियो बना रहा होता हूँ ना, उससे पहले मैं सोच के बैठता हूँ कि यार कि मतलब क्या क्या बोलना है मेरे को इस वीडियो में, है ना। होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए हर चीज की। बट इस वीडियो में मैं कोई ज्यादा प्लानिंग नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अगर प्लानिंग इस चीज के लिए मैं प्लानिंग करूंगा ना, तो मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा इसको एग्जीक्यूट। क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको वो मेरे दिल से बहुत पास है, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा रॉय रखना चाहता हूँ इस वीडियो को। तो पहले हाँ, इससे पहले डिस्कशन और ही कर दूं कि भाई मेरे मार्क्स कितने आते हैं जो मैं यहाँ पे आके ज्ञान दे रहा हूँ। तो मेरे एक्चुअली ग्रुप 1 अभी मेरा जस्ट May 24 में क्लियर हुआ है ना। और मेरे आए लॉ में पेपर नंबर 2 में मेरे आए 74 60। यार मैं कम क्यों बोल देता हूँ, मेरे आए 74, तो गलती से मेरा भी 64 निकल जाता, बट मेरे 74 मार्क्स आए, काफी अच्छे मार्क्स गए मेरे, है ना। ओवरऑल मतलब मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करे थे, मेरे 80 के ऊपर ऊपर मैं सोच ही रहा था। मेरे पेपर 2 और पेपर 3 में मैंने 80 के ऊपर सोचे थे। बट चलो कोई बात नहीं यार, नहीं आ पाए, मतलब बहुत छोटे छोटे छह और 3 मार्क्स से रहा तो कोई बात नहीं, चलो। तो अपन इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, नहीं तो मेरे बहुत बहुत ज्यादा ही बोलने की आदत है, बहुत ज्यादा बोलना चल जाता हूँ। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार ऐसा था कि मैंने देखो सबसे पहले जब इंटर में जब मेरा जैसे रिजल्ट आया, तो मैंने सबसे पहले एक चीज जो करी, मैंने ये क्या करा, मैंने ना सारे बैरेक्स मंगा लिए। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ मैंने कौन कौन से बैरेक्स मंगाया। वैसे सबसे पहले मैंने फेमा, मतलब फेमा मिल रहा है अभी हाथ में, वही आया, तो फेमा हो गया, है ना। फिर ये आता है एलएलपी, है ना। एलएलपी एक्ट काफी अच्छा है, या काफी अच्छा था, मतलब इसके अंदर एलएलपी एक्ट 2021 के अंदर अमेंडमेंट्स आए थे, तो अमेंडमेंट के अंदर पूरा इसके अंदर इंक्लूडेड था, ठीक है। और फिर जेनेरिक क्लॉजेज एक्ट, वही है ना, हाँ जेनेरिक क्लॉजेज एक्ट। और फिर आता है सबसे भारी, जो सबसे लाइक सबसे ज्यादा भारी था, वो कंपनीज एक्ट। अगर ऐसा लाइक किसी को प्यार से पास से देखना हो तो ऐसा काफी काफी मोटा एक्ट है भाई, काफी ज्यादा, है ना। मैंने काफी यूज भी किया, तो वो थोड़ा फटाफटा लग रहा है, होना ही चाहिए, है ना। मतलब कोई किताब ऐसी क्या है जो आपने कभी खोली ना हो, वो मतलब ये ऐसी किताब है जिसको मैंने बहुत खोला है। मतलब ये पूरी यहाँ से, मतलब इसका एक पोर्शन है जो पूरा मुड़ चुका है, मतलब वो हमेशा ऐसी खुलती है, देखो ये जो एक पोर्शन है ना, हमेशा ऐसी खुलती है किताब। तो मतलब मैंने यूज बहुत करी है, बहुत मेरे काम आई, बहुत मेरे हेल्पफुल रही। अब क्या बात है कि क्या आप सभी को ये किताब मंगाने की जरूरत है क्या? मैं बोलूंगा यार नहीं, आप सबको इतनी जरूरत नहीं है इस किताबों की, क्योंकि यार जो अपने आईसीआई की मॉडल्स है ना, वो भी काफी मतलब काफी क्या, मतलब सब कुछ सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं, जबकि इसमें ज्यादा है एडिशनल चीजें थोड़ी। एडिशनल जो अदर देन एक्ट्स की, जो अदर देन बेयर लॉ जो टेक्स्ट होता है ना, वो सब इसमें है। तो यार वो काफी लाइक स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने की ट्राई करी है आईसीआई ने, और मैं काफी अच्छी बोलता हूँ कि अच्छी है। बट पता नहीं, पर्सनली मेरा ऐसा है कि मेरे को ये आईसीआई मॉड्यूल्स बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे मतलब है ही नहीं, मेरे को इनको पढ़ने में मजा ही नहीं आता। ऊपर से सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए है कि यार आईसीआई की मॉडल्स कलरफुल ही नहीं है। तो यार वो कलरफुल मेरे को तो देख के ऐसा गुस्सा होता है कि भाई क्या है ये, या तो पूरा कलरफुल रखो या फिर बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट रखो। तो मेरे को प्लेन टेक्स्ट ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरा काइंड ऑफ ओपिनियन था अपने पे, है ना। तो यार ये जो बैरक्स हैं, इनको मतलब ऐसा है कि मैं क्या करता था, सबसे मैं अपना क्रोनोलॉजी बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। तो क्रोनोलॉजी मेरी क्या ऐसी है कि मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ बैरक। जैसे मान लो सेक्शन, चलो कौन सा लें, सेक्शन 139 लेते हैं, ऑडिटर एंड ऑडिटर्स, जो मतलब काइंड ऑफ मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है ना। फेवरेट चैप्टर ही मेरा, बहुत अच्छा फेवरेट, मेरा चैप्टर बहुत पसंद है मेरे वाला। तो यार ऐसा है कि जैसे मान लो सेक्शन 139 को पूरा बैरक से मैं एक बार रीड मारता हूँ, पूरा का पूरा बैरक एक बार रीड मारो पूरा, ठीक है। जो जो पॉइंट्स हैं, मैं क्या करता था, मेरी बहुत गंदी हालत, बहुत बहुत गंदी हालत है, मेरा हाईलाइट को ऐसे ऐसे होता है जैसे मैं किसी चीज को अंडरलाइन कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा ही मैं हाईलाइटिंग कर देता हूँ। मैं अगर इसको दिखाऊंगा ना तो बहुत शर्म शर्म आ जाएगी मेरे को दिखाने में। तो मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करता हूँ, मेरी पूरी किताब मैंने चमका रखी थी बैरक वाली, ठीक है। तो मैं हाईलाइट करते आता हूँ, करते आता हूँ, करते आता हूँ। मैं अंडरस्टैंडिंग लेता जाता हूँ कि भाई ये लॉ क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। यार मतलब मेरा मानना ऐसा है कि यार जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी ना कि भाई ये सेक्शन क्या बोल रहा है, कि मतलब क्यों, क्यों मतलब ये सब क्यों, ठीक है। तो मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेने की मैं ट्राई करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग लेना सभी को मतलब इंपॉर्टेंट, हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। देखो अंडरस्टैंडिंग के बिना तो आप कोई मतलब चीज ही उखाड़ ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग लो सबसे पहले, मैं सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ, ठीक है। पूरा
पूरा मतलब फर्स्ट जो वर्ड है सेक्शन का और लास्ट वर्ड है वहां तो पूरा कंप्लीट रीड मारता हूँ। बहुत लोग तो क्या है जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो तो भाई पूरा डायरेक्ट एक बार में रीड मार लेते हैं। यहाँ तो एक सेक्शन की बात है तो इतना तो कर ही सकता है यार सीए स्टूडेंट, ठीक है। तो पूरा फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक पूरा रीड मारो, ठीक है, समझो क्या बोलना चाह रहा था, है ना। दिमाग में फ्रेमवर्क लाओ, जैसे कुछ होती है ना यार चीजें कि अपन दिमाग में फ्रेमवर्क लाते हैं कि यार जैसे मान लो कि ये पॉइंट है उसके अंदर दो सब पॉइंट्स आ गए, फिर उस सब पॉइंट के अंदर दो सब पॉइंट्स आ गए, फ्लो चार्ट अपने दिमाग में बनाते जाओ कि यार इस चीज को तुम किसी को समझाओगे एज अ टीचर, तुम किसी ये चीज सेम ये चीज किसी बच्चे को या फिर किसी अच्छा बच्चा तो चला थोड़ा किसी स्टूडेंट को ही समझाओगे अपने करियर के, है ना, पीयर बोलना चाहिए मेरे को। तो उसको समझ आ जाए ये चीज कि यार तुमने जो समझाया उसकी फटाफट उसके दिमाग में क्लिक हो जाए कि हाँ यार ये बात तो लिखी थी मैंने पढ़ी थी। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स कीवर्ड्स को ढूंढो, उसको अपने माइंड में ऐसे मैपिंग कर दो कि यार ये बात इससे कनेक्टेड है, अच्छा ये वाली बात सबसेक्शन 2 में थी और ये सबसेक्शन 9 में आके सेम बात को रिपीट कर रहे हैं या फिर उसी बात का रेफरेंस दे रहे हैं। कुछ कुछ सबसेक्शन ऐसे हैं जैसे जैसे आई गेस सेक्शन 42 था, है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट, उसके अंदर सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, है ना, सबसेक्शन था सॉरी। और उसके साथ साथ सेक्शन 9 10 11 ये तीनों सेक्शंस ऐसे थे जो पेनल्टी से रिलेटेड थे। मतलब मैं भी थोड़ा गलत हो सकता हूँ फिलहाल, मैं बहुत टाइम से मैंने पढ़ा नहीं इन चीजों को, बट मेरे को अच्छे से याद है 9 10 और 11 पेनल्टी से रिलेटेड थे, है ना, 11 लास्ट था उसका। तो मतलब 11 के अंदर और 10 के अंदर बात कुछ कुछ बातें 10 सबसेक्शन 2 से रिलेटेड थी। तो यार आपको अगर सबसेक्शन 2 समझ नहीं आया होगा तो 11 9 10 11 आपको समझ नहीं आने वाले। तो थोड़ा कनेक्शन लाओ क्योंकि इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी आपको, कुछ चीजों की इंटरलिंकिंग है, बहुत ज्यादा है, अच्छी लेवल पे इंटरलिंकिंग। तो आपको इंटरलिंकिंग करना सीखो कि यार ये बात क्या पढ़ी थी मैंने और ये आगे बात जाके क्या बन गई। तो बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये हो गया सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट कि यार अंडरस्टैंडिंग कैसे उठाते हैं, है ना, अंडरस्टैंडिंग कैसे ली मैंने। और बहुत चीज हो सकती है यार, आप अपने अपने मतलब बहुत देखो, ये तो मैं अपना बता रहा हूँ, देखिए आप अपने तरीके से पढ़ना, है ना, थोड़ा मतलब बट अंडरस्टैंडिंग लेना तो सबसे पहले पॉइंट मेरे को लगता है कि अंडरस्टैंडिंग तो आनी चाहिए, है ना। और तो बस इस चीज के लिए तो इतना ही बोलना होगा। आता है यार नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नोट्स नोट्स मेकिंग, ठीक है। मेरी क्या है बहुत गंदी आदत है कि मैंने जो अभी मैंने माइंड मैपिंग करी थी ना, मैं उसी को नोट्स पे छाप दूंगा। गंदी आदत तो नहीं बोलना चाहिए, मैंने गंदी आदत गलत वर्ड यूज किया। तो मेरी आदत है कि यार मैं जो भी मैंने अभी माइंड में मैपिंग करी थी पूरे सेक्शन की, है ना, कि यार इस सेक्शन का ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, मतलब ऐसे जो भी मैंने सोचा उसको पहले एक बार वापस पढ़ो, है ना, फिर उसको रीड करते जाओ और उसको साथ साथ लिखते जाओ। मेरी आदत ये है। जैसे अभी मैं अगर इसमें दिखा नहीं पाऊंगा वैसे तो मैं चल मैं उठाता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो मेरे को भी एक सेक्शन 59 मिल रहा है, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, है ना, चैप्टर 4 का ये शेयर कैपिटल डिवेंचर्स। तो यार अगर मैं अगर इस वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो मैं काइंड ऑफ फोटो डाल दूंगा, बट मैं ट्राई करता हूँ इसमें दिखाने की। तो जैसे ये है सेक्शन 59 यहाँ पे मैंने लिख दिया। मेरी आदत है कि मैं सेक्शन को हमेशा हाईलाइट कर देता हूँ कि आगे सेक्शन यहाँ पे है, सेक्शन का नाम लिख दिया एग्जैक्ट जो सेक्शन का नाम है। फिर उस पूरे सेक्शन का मैंने यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ फ्लो चार्ट बना दिया। हाँ जैसे ये सबसेक्शन 1 है, ठीक है, इस सबसेक्शन 1 का मैंने फ्लो चार्ट पूरा का पूरा बना दिया। मेरे को भी मैं आइडिया नहीं लगा पा रहा कि कैसे आ रही होगी, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसका पूरा फ्लो चार्ट बनाया। फिर नेक्स्ट पेज पे जैसे यहाँ पे आ जाए अपन, ये सबसेक्शन 2 है, ये काफी मतलब हाँ ये सब मेरे को याद है, ये दोनों कनेक्टेड, ठीक है ठीक है ठीक है, याद है कोई चीज मैं अ, अलग चीज चला गया, ठीक है। तो ये सबसेक्शन 2 है, ये भी पूरा कनेक्टेड है ना, मतलब पूरा का मैंने पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना दिया कि यार ये चीजें ऐसे समझनी है मेरे को। फिर सबसेक्शन 3 आया, है ना, 3 है, हाँ तो ये 3 आया, इसको मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना दिया। यार मतलब मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ शायद, पता नहीं, ठीक है। और मतलब मेरी आदत है ऐसे ही, ठीक है। और ये देख रहे हो रेड पेन किसने चलाया है? रेड पेन मैंने ही चलाया, ये रेड पेन मेरी करामत है। तो ऐसा है मैं नोट मेकिंग कर रहा हूँ, है ना। मैं नोट्स मेरे हिसाब से अगर आप कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसके नोट्स बनाना मस्ट है, क्योंकि यार आपने अभी देखो जैसे अभी माइंड मैपिंग करी थी, जो अभी आपने अंडरस्टैंडिंग ली थी, तो वो यार रिटेन भी तो करके रखनी पड़ेगी आपको। कहाँ मैंने आप कहाँ रखोगे आपके, इतना तो देखो नहीं है कि यार अगर जैसे मान लो मैंने एस टू भी पढ़ा होगा ना कल, तो मैं आज भूल जाऊंगा कि भाई मैंने क्या क्या पढ़ा था। बहुत बच्चे होते हैं, मेरी थोड़ी आदत है ऐसी, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ कि यार छोड़ो छोड़ो। बट हाँ इसलिए मैं नोट्स बना के रखता हूँ अपने संग कि भाई मैंने जो चीजें पढ़ी थी, जो जो चीजें मेरे को इंपॉर्टेंट लगी थी, और जो जो चीजें मेरे को काइंड ऑफ नोट वर्दी लगी थी, क्या यार इसको तो नोट कर यार कितनी इंपॉर्टेंट बात है, तो यार उसको मतलब लिख के रखो। तो यार वो काफी काम आती है। मतलब ये जो मैं बताऊँ मेरा कितने नोट्स बनाए हैं सी इंटरमीडिएट के अंदर, मैंने कितने नोट्स बनाए हैं। तो यार ये 4 किताबें पूरी भरी हुई है मेरी, ये 4 पूरे रजिस्टर मैंने ऐसे भर रखे हैं नोट्स हैं, ये सारे सी इंटर के नोट्स हैं, जिसमें अभी भी 3 चैप्टर मिसिंग है इसके अंदर, चैप्टर 5, चैप्टर 9 और एक और था यार चैप्टर 6। तो डिपॉजिट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और क्या कहते हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर अभी भी नहीं है इसमें, वरना एक और रजिस्टर लग गया था तो मैंने छोड़ रखे थे, ये 3 चैप्टर छोड़ के गया था, ठीक है। तो काफी ज्यादा लाइक नोट मेकिंग पे ऊपर मैं रिलाई करता हूँ कि यार नोट्स मेकिंग इज अ मस्ट थिंग जो आप कर सकते हो अपने सी मतलब लॉ के प्रिपरेशन के अंदर। तो ये तो जरूर करना चाहिए आपको। आई गेस बहुत लंबी वीडियो बनना ली क्योंकि मैं बहुत सारा सोच के बैठा हूँ, ठीक है। तो यार ये तो हो गया नोट्स मेकिंग का काम। अब आता है कि यार इस नोट्स को आप रिवाइज कैसे करोगे, क्योंकि रिवीजन, अब क्या है कि रिवीजन बहुत लोग क्या है बहुत सब्जेक्टिव चीज है लोगों के लिए। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है रिटेंशन बहुत अच्छा होता है लोगों का, जैसे मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा बट वो समझ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरे बाकी के दोस्त भी समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
वो दोस्त मेरा ऐसा है कि यार उसको मतलब वो भले ही 4 दिन छुट्टी पे होगा, 5वें दिन आएगा, उसको उसने जो पढ़ा 5वें दिन वो उसको पूरे अभी तक याद होगा, मैं बता रहा हूँ। वो ऐसे लेवल का आदमी है, ठीक है। तो उसको काफी अच्छा रिटेंशन पावर है, और मेरी रिटेंशन पावर भी अच्छी है, मैं बोलूंगा कि एवरेज है ना, मैं ऐसा वो भी नहीं बोलूंगा, अच्छी तो नहीं है, बट एवरेज एवरेज मेरी रिटेंशन पावर है। और कुछ बच्चे होते हैं जिनकी रिटेंशन पावर बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल खत्म होती है, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं रहता कि भाई क्या पढ़ा था, अच्छा अच्छा ये पढ़ा था क्या, ऐसे कुछ होते हैं। ये भी है मेरी लाइफ में, तो मतलब बहुत लाइक वेराइटी है ना। तो यार ऐसा है कि रिटेंशन जो है ना वो बहुत काफी लाइक सब्जेक्टिव है ना। तो यार अपने हिसाब से देखो कि आपको रिवीजन कितने करने चाहिए। तो जैसे मेरी आदत क्या थी, मैं रिवीजन जब भी करता था ना, मेरी एक हमेशा मैंने आदत डाल रखी थी क्यूमुलेटिव रिवीजन करने है ना। ये मैंने ना सबसे पहले जो आइडिया लगाया था, ये मैंने 12th में लगा लिया था कि यार क्यूमुलेटिव रिवीजन करना चाहिए, है ना। तो यार क्या है, मतलब ये बहुत सिंपल चीज़ है, सभी मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मली लाइफ में सब यूज करते हैं इस चीज को। मैं क्या करता था, जैसे मान लो आज मैंने सेक्शन, चलो ऐसे ही पकड़ लो, सेक्शन 59 अभी जैसे बनने देगा, चलो ये पकड़ लो, जैसे आज मैंने सेक्शन 59 पढ़ा, 60 पढ़ा और 61 पढ़ा, और कल मुझे 62 पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आज मैं तक तो 59 60 61 का रिवीजन करूंगा, मतलब एक बार बस देखना है, कुछ भी नहीं करना, बस रिवीजन कि हाँ ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ऐसे दिमाग में लाओ कि यार क्या क्या बातें मैंने कही थी, क्या क्या बातें मैंने लिखी थी, क्योंकि लिखा जो आपने ना वो जल्दी आपको याद भी आ जाता है कि हाँ ये वाला पॉइंट मैंने राइट साइड लिखा था, लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा था, ऐसे वो फोटोजेनिक मेमोरी होती है, तो इतना तो होता है यार, इतना भी कोई बहुत बुद्धि तो होता नहीं, ठीक है। तो थोड़ा रिटेंशन का जो खेल है वो काफी इसी में आ जाता है ना। तो यार ऐसे में रिवीजन कर लो फर्स्ट टाइम, कल जब उठाओ, जब सेक्शन 62 उठा रहा हूँ मैं, है ना, तो मैं पहले 59 60 61 वापस रिवाइज करूंगा, ठीक है। जब तक मैं रिवाइज नहीं कर लूंगा ना, तब तक मैं उठने ही नहीं वाला कि भाई मैं तो करके रहूंगा। वैसे आएगा 60 अपने सेक्शन नहीं है ना, 60, हाँ सेक्शन 60 अपने सिलेबस का नहीं है जितना मुझे याद है, हाँ। तो ये मतलब मैंने ऐसे एग्जांपल लिया यार, ये कहीं पे भी लगा लेना इस चीज को, तो ठीक है। तो यार ऐसे रिवीजन करो कि मतलब जो कल पढ़ा वापस आज पढ़ो, फिर आज जो पढ़ा उसको कल कल वाले के संग पढ़ो, ठीक है। मतलब क्यूमुलेटिव कर दिया यार, इतना तो समझ आएगा होगा, ठीक है। वो क्या निकालते थे मीडियन में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे ना, CF, तो वैसे ही करते आना, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, काफी लाइक हेल्पफुल है यार, ये चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल है मतलब। और फिर पता है कि जो स्टार्टिंग का पोर्शन होगा ना चैप्टर का, वो तो तुम्हें ऐसा याद होगा, ऐसा गजब वाला याद हो जाएगा, जैसे जो जैसे चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, जैसे चैप्टर 10 हो गया, है ना। ये सारे चैप्टर तुम्हें को ऐसे याद है कि भाई मतलब स्टार्टिंग का पोर्शन तो बहुत अच्छे से याद है, मतलब कहीं बाई चांस मैं इंटरव्यू में जाऊँ आर्टिकल के लिए, तो अगर स्टार्टिंग के सेक्शन से आ गया ना भाई, आई विल किल इट, है ना। तो इतना अच्छे से मतलब रिवीजन करके बैठो कि यार मतलब तुम्हें स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे याद है। बहुत लोग एक प्रॉब्लम आती थी कि जो एंडिंग के प्रोविजन होते थे ना, उनका रिवीजन कम हो पाता है। तो मैं क्या करता था, एक रिवीजन का डे और लगा लेता था कि भाई एक और दिन बस पूरा दिन रिवाइज करूंगा पागलों की तरह, मतलब 4 4 घंटे बैठ के मैंने रिवीजन किया है, और मेरा प्रॉपर मैं टाइमिंग नोट करता था कि भाई आज इस रिवीजन में मेरे को कितना टाइम लगा, मतलब पूरा मतलब कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। तो आज इस रिवीजन में मेरे को कितना टाइम लगा, नेक्स्ट रिवीजन में मेरे को कितना टाइम लगा, तो मैं टाइम में ट्राई करता था कि डिक्रीज करते जाऊं। जैसे मेरा सबसे पहले मैंने चैप्टर 10 पे पकड़ता हूँ, ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला। मेरा सबसे पहला रिवीजन जो मैंने करा था ना कंप्लीट चैप्टर का, वो मेरा गया था 1 घंटा 3 मिनट का, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट रिवीजन किया था वो मेरे को अच्छे से याद है भाई, मैंने उसको 53 मिनट्स में करा था, 53 मिनट 25 सेकंड गए थे, ठीक है, मेरे को याद है टाइम, ठीक है। तो थोड़ा कम हुआ, 10 मिनट कम करा मैंने, है ना। फिर मैं जब थर्ड रिवीजन करा ना, तो भाई मेरे को इतना ज्यादा मेरे दिमाग में बन चुकी थी चीजें कि भाई ये तो अभी करा है, 3 दिन पहले करा है, 2 दिन पहले करा है। मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें थी कि भाई मतलब मेरे को देख के सेक्शन याद आ रहा था कि भाई इसमें ये बातें फटाफट आगे बढ़ो, ठीक है। तो मेरा जो थर्ड वाला रिवीजन था ना, थर्ड वाला वो मेरे एटलीस्ट, मैं शायद 30 मिनट्स में मैंने पूरा चैप्टर 10 रिवाइज कर लिया था। और इवन विद जो बहुत लोग तो सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट वाला, जो कॉस्ट रिकॉर्ड वाला जो सेक्शन है, वो तो छोड़ ही देते हैं बहुत बच्चे कि भाई काम में आता है नहीं, और एंड में NFRE के अलग रूल्स दे दिए उन्होंने, है ना। तो मैं तो वो तक रिवाइज करके बैठा होता कि भाई कुछ भी छूटना नहीं चाहिए साला, है ना। क्योंकि मतलब किताब में दिया तो भाई पढ़ना है, ठीक है। और ये अच्छी बात है कि भाई मैंने एक बार वो किताब खोल के देख ली थी, अगर मैं सही में बुक नहीं खोलता ना ऐसा की मॉड्यूल, तो मुझे पता भी नहीं लगता कि लास्ट में इन्होंने NFRE के रूल भी घुसा रखे, नहीं तो भाई बैरक के अंदर तो चैप्टर 10 खत्म होगा 148 में, उसके आगे तो बस रूल्स हैं कॉस्ट रिकॉर्ड वाले। तो बस इतना ही था मेरे लिए, तो बट भाई अच्छा हुआ मैंने किस्मत से मैंने NFRE के भी रूल्स पढ़ लिए थे इनमें, बट वो काम आते नहीं, वो सब चैप्टर 9 में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। तो अब आता है यार नेक्स्ट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यार अब आपको क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखो मैं बता देता हूँ, ये वाली जो पूरा रजिस्टर है ना मेरा, ये सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का है ना। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, मैंने स्टार्टिंग में इंडेक्स में बना रखा है कि कौन सा चैप्टर कहाँ तक मैंने कर रखा है। जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स का मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करे, जैसे मैं इसमें देख पाऊँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा फिलहाल, बट हाँ मैंने बहुत एक दो शायद चैप्टर्स हैं जिनका मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी। बाकी 3 चैप्टर के अलावा जो मैंने 5 6 और 9 छोड़े थे, मैंने चैप्टर छोड़े थे, मैंने पढ़े ही नहीं, मैंने उठाए तक नहीं। चैप्टर 6 तो मैंने बस, मेरे को ये भी नहीं पता कि चैप्टर 6 कौन सी सीरीज से चालू होता है सेक्शन की, तो मेरे को ये तक नहीं पता, ठीक है। मैं काफी मतलब पीछे हूँ इन चीजों के अंदर। बट बाकी जो चैप्टर था वो तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसा करके आता भाई कि कुछ भी आ जाए भाई, मैं आंसर लिखूंगा आराम से। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। तो यार क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या था, मैंने ना एक चीज कर रखी थी, मैंने आईजी सर, इंद्रेश गांधी, जिनको नहीं पता होगा, इंद्रेश गांधी सर है ये, अल्टीमेट सीए पे इन्होंने अभी मतलब रिसेंटली 2023 में इन्होंने चालू किया अल्टीमेट सीए।
तो अल्टीमेट सी पे मैंने इंदिरा गांधी सर का मतलब लॉ का बैच ले रखा था, ठीक है। बट मैंने शायद है ना 10% या 15% ही बैच देखा होगा उनका, उसके आगे मैंने देखा ही नहीं, मतलब मैं पढ़ता ही नहीं था उनसे। मैं बस क्या करता था, मेरे को क्या चाहिए था एक्चुअली, मेरे को किताबें चाहिए थी कि भाई मेरे को क्वेश्चन करने के लिए मिल जाए कुछ। तो मेरे को है ना एक्चुअली ये क्वेश्चन बैंक मिला था आईजी सर से, मतलब अल्टीमेट सी से काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, मतलब शिवम सिंगल सर का भी अच्छा मैंने देखा था, है ना। ये वाला मेरे को थोड़ा काइंड ऑफ बोरिंग लगा, क्योंकि पता नहीं मेरे को लॉ के क्वेश्चन करने में बहुत बोरियत होती थी। बट हाँ, अब मैं इसके बारे में बात करते हैं कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करी। यार सबसे पहले मेरी आदत क्या थी, उठाओ सबसे पहले स्टडी मेट, ठीक है। स्टडी मेट का पीछे के जितने क्वेश्चन है प्लस एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज की भी अपन बात इसी में कर लेते हैं, ठीक है। तो यार एमसीक्यूज लो, पहले उनको निपटाओ। और एमसीक्यू कभी भी मैंने हमेशा ट्राई करा कि मैं पेंसिल से टिक करूं, क्योंकि पेंसिल से टिक करने पे बाद में मिटा के मैं वापस उस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। कुछ कुछ होते हैं ना यार, गलती हो जाती है तो मैं उस पर गोला लगा देता था, है ना। अभी मेरे पास अभी वो बुक है नहीं तो मैंने दिखाता ना, ठीक है। तो मैं उस पर गोला लगा देता था और फिर उसका आंसर मिटा देता था। मैंने जो भी, जैसे मान लो बी लगाया मैंने बट आंसर सी था, ठीक है। तो मैं सी को मिटा देता था कि भाई बाद में जब मैं आऊंगा ना करने, तो मैं गोला देख के समझ आऊंगा कि इसमें मैंने गलती करी थी। अब मैं उस पर दिमाग लगा के करूंगा कि हाँ भाई बी आना चाहिए मेरा, फिर आंसर गलती नहीं होनी चाहिए फिर। आंसर गलत बोल दिया मैंने, सी आना चाहिए, सॉरी सी आना चाहिए, सी मैंने करेक्ट बोला था ना पहले। हाँ, तो मैं ट्राई करूंगा सही आंसर आए मेरे। तो एमसीक्यूज का तो चलो बहुत छोटा मैंने पोर्शन, मैंने एमसीक्यूज पे बिल्कुल 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 ध्यान नहीं दिया था भाई, बिल्कुल। इवन जब पेपर में भी एमसीक्यूज आए थे ना, तो भाई सही बता रहा हूँ, कुछ कुछ एमसीक्यूज तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इतने बड़े बड़े केस स्टडीज दे रखी थी बेफालतू की। मतलब बिल्कुल तुम लास्ट के क्वेश्चन पढ़ो, 4 क्वेश्चन थे जो भी, दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन थे केस स्टडीज के। भाई क्वेश्चन पढ़ती समझ आ रहा था कि भाई ये तो इसका आंसर है। मतलब क्वेश्चन पढ़ के मेरे को ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी कि भाई ऑप्शन यहाँ से सामने सामने ब्लिंक हो रहा था जैसे कि भाई ये आंसर है। तो मतलब इतने इजी एमसीक्यूज थे, मतलब आई वुड से कि भाई जो एमसीक्यूज आए थे ना लॉ के अंदर वो काफी अच्छे आए थे। जो सबसे पहला एमसीक्यू जो मेरे आया था वो एलएलबी की पेनल्टी का, किसी की पेनल्टी थी, एलएलबी की थी जितना मुझे याद है। हाँ, एलएलबी की पेनल्टी क्या आ गया था। तो यार वो मैंने गलत करा था, मेरे को अच्छी ज्यादा, क्योंकि मेरा एक दोस्त था उसको याद थी, है ना। तो उससे मैंने बाद में कंफर्म करा था, तो उसने बोला गलत है तेरा। तो वो मेरे को उसका दुख आता था थोड़ा। बट हाँ, मैंने एमसीक्यूज मैंने बहुत बहुत एकदम हल्के में करके कहा था कि भाई कुछ भी आ जाए मैं तो बस कर दूंगा, है ना। ऐसे के एमसीक्यूज मेरे को इतने अच्छे नहीं लगते कि भाई क्या है, करने लायक तो नहीं लगे था मेरे को, है ना। बाकी जो अलग से बीओएस पोर्टल पे जो एमसीक्यूज आते हैं उनको आप देख लेना जरूर, कि कुछ कुछ एमसीक्यूज उसमें अच्छे थे। जैसे एक एमसीक्यू था जिसके अंदर है ना एक क्वेश्चन, मेरे को अभी पूरा फ्रेमवर्क याद नहीं उस क्वेश्चन का। बट उस क्वेश्चन में ऐसा था कि 2 पेनल्टीज लग रही थी उस पर्सन पे। एक तो कंपनी के अंदर लग रही थी और एक इंडियन पिनल कोड के अंदर लग रही थी। तो उसके अंदर क्या करा जाएगा कि दोनों पेनल्टी लगेगी या फिर एक पेनल्टी लगेगी या फिर इंडियन पिनल कोड वाली पेनल्टी लगेगी। तो वो अच्छा क्वेश्चन लगा था एमसीक्यू को, अभी याद है इसलिए मेरे को याद आया। तो एमसीक्यूज पे थोड़ा मैंने ज्यादा इतना फोकस नहीं करा था, मेरा मेन फोकस था क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा और मतलब तुमने सब कुछ रट लिया, तुमने सब अंडरस्टैंड कर लिया, सारे नोट्स बना लिए इवन, और रिवीजन भी कर लिया पकड़ पकड़ के, ठीक है। और तुम जब लिखने की बारी है तब तुम लिख ही नहीं पाए, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है, तुम्हारे अंदर वो लॉ की लैंग्वेज ही नहीं आ रही, जो लॉ के कीवर्ड्स हैं, जो मेन मेन जो बातें जो लिखनी है आपको, वो सब आपके दिमाग में नहीं है, तो फिर क्या फायदा रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं करता था, है ना। तो ये अभी दिखाना क्या, मतलब मैं बता देता हूँ कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करता था। मैं क्या करता था, सबसे पहले तो एमसीक्यू एमसीक्यू तो कर ही लिया, चलो बात ही कर ली उसकी। फिर आते थे क्वेश्चंस जो आईसीआई के दे रखे हैं। बहुत कुछ कुछ थे गिने चुने जो मेरे को अच्छे लगते थे कि भाई ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा था। बाकी कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन याद आते थे, मतलब ट्राई करते थे ऐसे है कि उसको बनाओ मैं केस स्टडी के वे में, बट वो बन नहीं पाता था। वो एंड में आगे एक ही बात पूछते थे कि बताओ तो चलो इसमें कितने मीटिंग कोरम कितना होना चाहिए। कोरम तो यार, कोरम तो काफी अच्छा गया था क्योंकि पेपर में भी 2 क्वेश्चन आए थे कोरम के, बट हाँ चलो वो बात अलग है ना। तो मतलब बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट होते हैं बट वो लगते हैं इनडायरेक्ट है, कि भाई ये तो केस स्टडी बना दी इन्होंने, कुछ बातचीत कर दी, एक बहुत अच्छा खासा कंटेंट लाने की ट्राई करते हैं हम लोग क्वेश्चन के अंदर। तो उस चीज से डरने का नहीं है, एकदम लास्ट का पढ़ो कि भाई क्या मांग रहा है क्वेश्चन, उस हिसाब से दिमाग को टैकल, मतलब सोचो कि भाई अच्छा अच्छा मेरे को इसमें ये चीजें सोचनी पड़ेगी, तो मैं उस हिसाब से क्वेश्चन के अंदर चीजें ढूंढता जाऊंगा कि मुझे किस किस का नाम चाहिए, कौन सी कंपनी है, कौन सी क्या है। और प्राइवेट लिमिटेड भी ढूंढ लेना कि भाई प्राइवेट लिमिटेड, कुछ लोग तो इसमें भूल जाते हैं कि भाई लिमिटेड कंपनी थी और मैं प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से प्रोविजन लगा के आ गया, तो वो जो छोटी बात है, तो चलो ठीक है। तो ये हो गया मतलब आईसीआई के जो क्वेश्चन थे। फिर आते थे क्वेश्चन बैंक जो मैंने आईजी सर का लिया था। इसकी भी मतलब मैंने खूब 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 मतलब ऑलमोस्ट मैं हर क्वेश्चन को देखता था, है ना। कुछ क्वेश्चन थे जो रिपीटेटिव थे, जो बहुत सारे, मतलब मैं कुछ तो नहीं बोलूँ, बहुत सारे मेजर क्वेश्चन रिपीट ही होते रहते थे कि भाई एक एक क्वेश्चन का फ्रेम बन गया ना, बस उसी क्वेश्चन को आईसीआई बार बार दोहराता रहता था कि भाई कभी आरटीपी में आ गया, कभी एमटीपी में आ गया, कभी सजेस्ट मतलब पेपर में आ गया डायरेक्ट। तो मतलब काफी मोनोटोनस तो नहीं लगता था, बट हाँ काफी ज्यादा रिपीटेटिव ही होता था। तो करना करा यार, उसे भी कर लो। मैं क्या करता था, एक का कर लेता था। जैसे मान लो मेरे को 4 क्वेश्चन ऐसे दिख गए कि भाई रिपीट हो रहे हैं, तो मैं एक उठा लेता था कि हाँ एक तो कर लो, क्योंकि एक तो मतलब हाथ तो डालना ही है ना, कि बाई चांस ये रिपीट होकर वापस आ गया तो फिर क्या करोगे। तो मैं एक तो डाल क्वेश्चन कर ही लिखता था प्रैक्टिस से, है ना, करके लिख के कर लेता था। और बाकी 4 तो बचे, 3 जो बचे उनको बस टिक मार के निकल जाओ, है ना। उन पे भी क्या करता था मैं, बस लिख देता था कि रिपीटेड रिपीटेड रिपीट, है ना। और हाँ एक चीज और बहुत अच्छी चीज मेरे दिमाग में आई कि मैं हर क्वेश्चन के आगे एबीसी एनालिसिस कर देता था कि भाई ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो 1.5 डे का जो टाइम पीरियड मिलता है ना पेपर के टाइम, उसके टाइम भी मुझे ये क्वेश्चन पढ़ना है, तो मैं ए लग जाता था उस पर कि भाई ये तो पढ़े ही जाना है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट हाँ बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसको मैंने ए कर रखा था, बहुत सारे, बट हाँ ए कर रखा था मैंने। फिर बी बी वाले भी बहुत मेजर थे, बी वाले तो बहुत ज्यादा थे, है ना। सी वाले तो
आई गेस थोड़े कम ही थे, बट हाँ सी वाले भी मैंने सी कैटेगरी में बहुत कम डाले थे, बट हाँ मैं ट्राई करता था कि अगर मैं सी में डाल दूंगा ना तो फिर मैं देखने नहीं वाला, तो मैं ट्राई करता था बी में डाल दो क्योंकि मैं देख तो लूंगा एटलीस्ट कि हाँ भाई क्या था ये पॉइंट। मैं सी को थोड़ा अवॉइड करता था कि भाई सी कैटेगरी से दूर भागो, सी कैटेगरी में मैं डालना ही नहीं चाहता था किसी चीज को, मैं ट्राई करता था कि भाई ओवरऑल सब चीज में हो ही जाए। तो ये था मतलब ओवरऑल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का था। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ऐसा था, हाँ एक चीज में अच्छी याद आएगी कि ना मेरा एक काइंड ऑफ मैंने ना थोड़ा एक अलग फॉर्मेट था मेरा आंसर्स लिखने का। सबसे पहले मैं लिखता था प्रोविजन एप्लीकेबल, ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखता था, सीधा जैसे मान लो सेक्शन 124 लग रहा है, 123 लग रहा है ना, ये सारे सेक्शन लिख दिए, सेक्शन 123, और फिर रूल्स भी लिखते हैं ना कि हाँ भाई कौन सा रूल लग रहा है, कौन सा रूल नंबर लग रहा है ना। और फिर आता है फैक्ट्स। फैक्ट्स में बिल्कुल मतलब मैं ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन में तो स्किप ही कर देता था। मैंने मेन जो पेपर दिया ना उसमें भी मैंने फैक्ट्स नहीं लिखे बहुत सारे आंसर में, बहुत सारे के मैं शायद मैंने किसी भी आंसर में फैक्ट नहीं लिखे, मैं छोड़ देता था क्योंकि भाई क्या मतलब आ रहा फैक्ट्स लिखने में, टाइम वेस्ट होता है ना। या तो फिर 2 लाइन के लिख दो फैक्ट्स, क्योंकि और मैं जानता हूँ मैं 2 लाइन में तो लिख ही नहीं सकता, मेरी आदत है हमेशा किसी चीज को इलेबोरेट करके लिखने की, तो मैं 2 लाइन में लिख नहीं सकता। जैसे अभी देख लो मैं कितना बकबक करता हूँ, है ना तो लिखते टाइम तो और मतलब मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है ना, या तो बिल्कुल फटाफट निकल रहा है, ठीक है। तो क्या नाम है, हाँ तो फैक्ट्स में बिल्कुल अवॉइड करता था, बट कभी कभार होता था कि भाई इसका क्वेश्चन में तो छोटे से फैक्ट्स है तो लिख दो फटाफट, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। और फिर क्या करता था, फिर आता था प्रोविजन, जो मेन जो लॉ का सेक्शनों का प्रोविजन है, रूल्स का प्रोविजन है, या फिर जो भी नोटिफिकेशन तो बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल है ही नहीं, शायद नोटिफिकेशन तो ठीक है यार, है ना, तो नोटिफिकेशन तो है ही नहीं, तो जो भी लॉ का प्रोविजन है वो लिख दिया, है ना। और थोड़ा मैं अभी ट्राई करता था कि अभी मैं क्वेश्चन की जो फैक्ट्स है उससे दूर रहूं, अभी मैं सिर्फ मेन प्लेन प्रोविजन लिखूं कि भाई प्लेन प्रोविजन क्या कहता है, कि जैसे सेक्शन 13 ऑफ जीसी है, मतलब जनरल क्लॉजेज एक्ट, वो जेंडर वाला, है ना, तो मैं उसको पूरा मतलब, और थोड़ी मेरी आदत है, मेरे को क्या है रिटेंशन इस चीज का मेरा बहुत अच्छा है कि मेरे को लॉ के स्पेसिफिक वर्ड्स बहुत अच्छे से याद रह जाते हैं, कि भाई लाइन जो थी ना इसमें को अच्छे से कीवर्ड आता था, सेक्शन 13 जो जनरल क्लॉजेज है ना, खोल के देख लेना, उसमें आता है रेपुग्नेंट कीवर्ड आता है उसके अंदर, ठीक है, तो वो रेपुग्नेंट वगैरह से वर्ड्स जो है ना वो मेरे को थोड़ा याद रह जाते थे, तो मैं उसी फ्रेम में लिखता था कि भाई जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो मैं उसी लॉ का जो प्लेन प्रोविजन था ना, तो मैं उसी को ट्राई करता था रेप्लिका करने की, कि भाई वही चीज मेरे को वापस लिखनी है। अब जैसे इस चीज में, और कुछ लोग होंगे जो नहीं कर पाएंगे ये चीज, है ना, तो ये चीज मैं क्यों कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास बैरेक्स है ना, मेरे पास बैरेक थे ना, तो मेरे को जैसे मान लो कोई सा भी बैरेक, जैसा भी कंपनी जाके पकड़ लो, है ना, जैसे अभी कोई अच्छा सेक्शन पकड़ते हैं, अच्छा वाला देखते हैं, हाँ जैसे सेक्शन 56 आ गया, ठीक है, तो 56 है ट्रांसफर और क्या कहते हैं ट्रांसमिशन वाला, ठीक है, हाँ, वही है, वही वही क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। अब मेरे को ये याद है कि ये सेक्शन कैसे कम, मतलब देखो यार एक चीज और देख लो, हाईलाइटिंग मैंने बहुत ज्यादा कर रखी है यार, दिखा नहीं पा रहा हूँ वो शायद, ठीक है, हाईलाइटिंग मैंने बहुत ज्यादा ही कर रखी है, तो मुझे पता है कि भाई इस सेक्शन के अंदर मेरे को क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, है ना, किस फ्लो में लिखना है, तो फ्लो मेरे दिमाग में रहता था, हर सेक्शन ऑलमोस्ट हर सेक्शन का मेरे दिमाग में फ्लो रहता था। जैसे सेक्शन 68 है बाय बाय वाला, वो तो यार मेरे को इतना अच्छे से आता था कि भाई कुछ भी आ जाए, मेरे को इवन फॉर्म नंबर्स भी आते हैं, फॉर्म नंबर की छोटी सी बात करेंगे, ठीक है। तो आप बस ट्राई करो कि फ्लो, या तो फ्लो पकड़ो यार, हर चीज का फ्लो पकड़ लो, तो वो फटाफट क्लिक होती जाती है चीजें, कि हाँ इसके बाद तो ये वाला पॉइंट था, इसके बाद तो ये वाला पॉइंट, इसके बाद तो ये वाला पॉइंट था। कभी कभी होता है कि यार वो पॉइंट, नेक्स्ट वाला पॉइंट याद नहीं आता, तो छोड़ दो, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा यार, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो, क्योंकि अगर उसके उस पॉइंट पे अटके रह गए और टाइम वेस्ट कर दिया पेपर के टाइम, तो यार फिर तो तुम क्या ही कर रहे हो, फिर तो तुम खुद का मतलब तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, ठीक है। तो फटाफट उस फ्लो को पकड़ो और आंसर लिखते जाओ, प्रोविजन में ही हो गया। फिर आता है मेरा छोटा सा, मैं ना मतलब क्या करता था, मैं ट्राई करता था कि कंक्लूजन ना बहुत छोटा लिखूं, मेरा नेक्स्ट प्रोविजन के बाद मैं कंक्लूजन ही दे देता था, हाँ। कुछ लोग एनालिसिस डालते हैं कि एनालिसिस भी करो, बट मैं एनालिसिस क्या डालना है, एनालिसिस तो वही है ना भाई, तुमने फैक्ट्स दे दिए, प्रोविजन देता, कंक्लूजन आएगा, तो कंक्लूजन में एनालिसिस डालो ना अच्छे से, उसमें ही ज्यादा ट्राई करो समझाने की, कि भाई एग्जामिनर को समझता है कि हाँ तुमने जो प्लेन प्रोविजन पढ़ा, जो क्वेश्चन पढ़ा, उन दोनों को तुम लिंक कर पाए, तो वो कंक्लूजन भी तो होगा। तो कुछ लोग होते हैं एनालिसिस अलग से करते हैं, बट मेरा थोड़ा इस पे लाइक ओपिनियन अलग है, मैं कंक्लूजन भी करता हूँ, ठीक है। तो कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन ट्राई करो कि भाई पहली जो 2 लाइन है ना उसके अंदर सब आ जाए, मतलब इतना ट्राई करो कि पहली 2 लाइन में तो भाई पूरा कंक्लूजन तुम्हें मिल ही जाए, है ना। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल होता है यार, सोच मतलब करना बहुत मुश्किल होता है, लिखते टाइम दिमाग नहीं चलता, क्योंकि वहां पे प्रेशर इतना होता है कि भाई नहीं आ पाता दिमाग में, कि भाई इस मैं सारी बातों को ये 2 लाइन के अंदर कैसे निकाल पाऊँ, समरी कैसे दे पाऊँ। तो यार ट्राई करो, प्रैक्टिस करने से वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें इतनी सारी, ठीक है। तो मैं ट्राई करता था कि 2 लाइन के अंदर एकदम कंक्लूजन आई जाए मेरा, उसके बाद जो कंक्लूजन का एनालिसिस करना है ना मेरे को, कि भाई ये बात कैसे हुई, ये बात कैसे कनेक्ट हो रही है, कि अच्छा अब श्याम ने अगर ये करा तो फिर उसको अलॉटमेंट का जो भी मतलब जो भी बातचीत है ना, वो सारी कंक्लूजन के अंदर ही अंदर छोटे 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 पॉइंटर्स बना के लिख दो, या फिर तुम्हारी मर्जी कैसे भी लिखो यार, है ना। बस कंक्लूजन थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि भाई थोड़ा आई कैची होना चाहिए, कि भाई देखती दिख जाए कि हाँ भाई मतलब एग्जामिनर को दिखते ही मतलब दिख जाना चाहिए कि भाई इसने लिख दिया है वाला चीज जो जो मेरे को चाहिए थी आंसर में, कंक्लूजन में सब कुछ है, तो फटाफट एग्जामिनर भी कर पाएगा। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, उसमें क्या है कंक्लूजन वगैरह, है ना। तो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की जो प्रैक्टिस है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, मतलब पेपर की प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, तो ओवरऑल मेरा ऐसा था, फॉर्मेटिंग मेरी ऐसी थी, ठीक है। फिर अब रहती बात आरटीपी एमटीपी की, ठीक है। आरटीपी एमटीपी ऐसी थी ना कि आरटीपी तो बहुत सिंपल थी, एमटीपी बहुत सिंपल थी, ठीक है।
मेरे को पता नहीं क्यों लगता है आरटीपी एमटीपी इसमें ना लेवल नहीं आता, मेरे को पता नहीं लेवल लगता ही नहीं कि यार मैंने कुछ पढ़ा, ठीक है। बट हाँ, इस बार की एमटीपी और एमटीपी का ऐसा था कि दो सीरीज आती हैं। तो मैंने पेपर का दिन जो 5 मई था, हाँ 5 मई, जो 5 मई था, मैंने उसी दिन पेपर एमटीपी सीरीज 2 सॉल्व करके गया था। मेरा क्या एक्चुअली एक पास्ट ट्रॉमा कह सकते हैं, ट्रॉमा था कि क्या था, मतलब ऐसा था कि जो फाउंडेशन में सेकंड अटेम्प्ट जो जून 23 वाला अटेम्प्ट था मेरा, ठीक है, उस अटेम्प्ट में जब मेरा लॉ का पेपर था, सॉरी, ठीक है, जो लॉ लॉ का मेरा पेपर था ना, उस दिन मैंने बस सुबह एमटीपी बस खोल के पढ़ी थी, ठीक है। और मैंने गलती ये करी, बस मैंने एमटीपी पढ़ी, मैंने गलती ये करी, मैंने लिखी नहीं, लिख के ट्राई सॉल्व नहीं करा मैंने, क्योंकि सुबह सुबह मैंने क्या 1.5 दिन तो छुट्टी मिली, उसमें तो लॉ रिवाइज करता रहा। जो सुबह का दिन आया पेपर का, उस दिन भी मैंने बस रिवाइज करता रहा, क्वेश्चन भी पढ़ लिया, बस चला गया। भाई जब मैं पेपर हाथ में आया ना, भाई गॉड, इतना मतलब हाथ चला ही नहीं मेरा, मतलब ऐसा, मतलब मेरे को सब कुछ आता है मेरा, अच्छे से आता है। जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था ना, वो था पार्टनरशिप का, ठीक है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाला क्वेश्चन था। भाई मेरे को इतना पॉइंट टू पॉइंट आता, मेरे को कॉमा, मेरे को क्या कहते हैं, काइंड ऑफ सब कुछ पता ही था, मतलब कि भाई क्या आते हैं सब कुछ, कहाँ कहाँ आते हैं, कौन कौन से फुल स्टॉप कहाँ पे आते हैं, मेरे को सभी आता। बट मेरा हाथ इतना धीरे चला था कि बस पहले क्वेश्चन, मतलब सिर्फ वो 5 मार्क का क्वेश्चन था, उसको अटेंड करने के अंदर ही ना मेरा मेरा आई गेस 35 मिनट्स मैंने वेस्ट कर देते। तो मतलब ये चीज को थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है, इस चीज को, ये चीज जो मेरे साथ हुई ना, इसके कारण मेरा काइंड ऑफ पेपर 20 मार्क का छूटा था लॉ का, फाउंडेशन में कह रहा हूँ, ठीक है। मेरे 20 में से मेरे पिछले बार 63 आए थे, है ना। इस बार मेरा सिर्फ 5 मार्क का छूटा और इस बार 70 हो रहा है। तो इतना भी कोई हाई प्रोग्रेस नहीं करी, बट हाँ स्टिल। तो इसलिए मैंने आदत ये डाली कि हर पेपर के दिन, जो भी पेपर है, मतलब जैसे अकाउंट्स का भी पेपर था, है ना, लॉ का भी पेपर हुआ और टैक्स का भी जो पेपर हुआ, मैंने तीनों पेपरों के दिन मैंने अपना सुबह सुबह उठ के मैं ऐसा करता था कि 7 बजे मैं लेके बैठ जाता था, हाँ 7 बजे नहीं, 7:30 बजे लेता था, हाँ 7:30 बजे मैं लेके बैठ जाता था एमटीपी। और पूरा 3 सवा 3 घंटे के हिसाब से, ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट के हिसाब से अपना टाइम लगाता था, 15 मिनट का रीडिंग लेता था, है ना। और रीडिंग के बाद, और 15 मिनट भी ऐसी रीडिंग लेता था कि भाई, कि बस पेपर के टाइम जो रीडिंग मिलती है ना, क्योंकि 15 मिनट तो बोलने को होते हैं, वो होते इफेक्टिवली 10 5 7 मिनट ही होते हैं, आधे आधे कर लो उसे, ठीक है, 7 मिनट ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं 7 मिनट के हिसाब से रीडिंग करता था, बट होता 15 मिनट का टाइम लेता था, ठीक है। 3 घंटे से 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर निपटाना होता था। और अच्छा जाता था, तो हाथ भी खुल जाता था यार, सुबह सुबह अपना लिख लो ना, आप कुछ लिख के जाओ पेपर में, तो ऑलरेडी आपका हाथ खुला है ना, वहाँ पे फटाफट लिख देगा आपका। बट आप स्टार्टिंग या उस पेपर से स्टार्ट करोगे, मेन मेन जो आपका पेपर है, उसी से स्टार्ट करोगे, तो फिर हाथ चलने में टाइम लगेगा, देखो ऐसी बात तो है। ये तो होता है, मेरे संग तो होता है। कुछ लोग होते हैं जिनका नहीं चलता होगा, बट पता नहीं, मेरे को तो ऐसे मैंने शायद किसी को देखा नहीं अभी तक, है ना। तो मेरी ये थोड़ा मैंने ट्राई किया था कि भाई एमटीपी तो करके जानी है सुबह के सुबह। मैंने एमटीपी की सीरीज 2 ही करी थी, तीनों पेपर मैंने सीरीज मतलब देखी नहीं, क्या है कैसी आरटीपी। शायद जितना मुझे याद है ना, मैंने आरटीपी के बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने लिख के करे थे, क्योंकि आरटीपी है ना, मेरे को लगी नहीं थी लेवल की, है ना। आरटीपी में बहुत ही कचरे क्वेश्चन थे, बहुत ही कचरे। मेरे को एलएलबी का तो क्वेश्चन याद है भाई, वो कॉन्ट्रीब्यूशन का जाने का ना, गंदा क्वेश्चन था भाई, छी मतलब छी। तो ओवरऑल ये था आरटीपी एमटीपी का भी जो काम आपको करना चाहिए, ठीक है। तो यार, बहुत 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 बड़ी वीडियो मैंने बना चुका हूँ। मुझे पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो बनी होगी, बट मैंने बस अपना दिल का जो भी था, जो मैं आपकी लाइफ में वैल्यूएट कर सकता था, मैंने सब कुछ बोल दिया है ना। अब मेरे को बताना कि यार, कि क्या ये काम आया। ट्राई करो, पहले इंप्लीमेंट करके देखो इन चीज़ों को कि यार ये सही में काम आती है कि नहीं आती है ना। दिमाग में ये प्रेशर मत लेना कि भाई ये तो डायरेक्ट से पढ़ता है, जाने क्या करता है, तो बहुत ज्यादा ये, है ना। मैं कोई वो अलग स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ऐसे ही हूँ, कुछ और अलग नहीं है, बस थोड़ा जुनून लाओ अंदर, है ना। तो जुनून होना चाहिए किसी चीज़ को करने का, ठीक है। तो बस इसी चीज़ के साथ यार मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। और मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं कोई कंप्लीट वीडियो में बना सकता हूँ, क्योंकि मतलब बहुत, मैंने जितना भी नहीं दिमाग में था ना यार, मैंने जो भी अपना पूरा मतलब 9 महीने का जो प्रिपरेशन का जो टाइम था ना, मैंने पूरा आपके सामने बोल दिया यार, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको यार करना है, मैंने ऐसे करा है यार, कोई भी कर सकता है यार। देखो, एग्जामेशन लाना लॉ में बहुत सिंपल है, देखो से बताओ, अगर कर लो ना, आराम से करोगे, है ना। चैप्टर को सिलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हो आप, ऐसा भी नहीं कि आपको छोटे छोटे मतलब चैप्टर ही बस करके जाने हैं, ऐसे ये मतलब बड़े चैप्टर छोड़ देने। मैंने भी छोड़े देखो, बट आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, ठीक है। तो यार, मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा मैं बोल पाऊंगा, मेरा गला पूरा सूख चुका है, ठीक है। तो यार, मेरे को बताना फटाफट कमेंट्स में जाके कि कैसी लगी वीडियो, है ना। और भी कोई क्वेरीज हो ना, तो फटाफट मतलब कमेंट कर दो, मैं ट्राई करूंगा कि भाई जो जो भी मेरे मतलब मैं बता पाऊँ वो मैं बता सकूँ, हेल्प कर सकूँ, ठीक है। थोड़ा लाइक वैल्यू ऐड करने की ट्राई कर रहा हूँ कम्युनिटी के अंदर पूरी। तो इस वीडियो को यार इसी ये भी खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लाइक टैक्सेशन के ऊपर, और मेनली मैं इनकम टैक्स पे फोकस रखूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो इनकम टैक्स के ऊपर होगी, फिर मैं जीएसटी का अलग लाऊंगा। जीएसटी का मैंने बहुत बहुत अजीब सा काम किया था, बट हाँ, वो सारा आपको पता लगेगा, तो आती रहेंगी वीडियोस थोड़ा थोड़ा टाइम में। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।